नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मित्रों, महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 1-1.5 महीने से ऐसी कोई न कोई घटना, ऐसा कोई न कोई वारदात हर दिन हो रहा है जिस पर चर्चा न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में होती रहती है। अब देखिए, शरद पवार जी एक तो महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के ही नहीं पूरे देश में आज उनके जैसा कद्दावर वरिष्ठ नेता बहुत कम होगा या तो है ही नहीं। उनके स्तर का, उनकी उम्र का, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देश की राजनीति पर पड़ता हो, ऐसा तो नेता आज और कोई नहीं है। भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी जरूर हैं, लेकिन उनको सबके सब मानते हैं ऐसा नहीं है। उनकी विचारधारा से मेल न खाने वाले लोग उनको पसंद नहीं करते, लेकिन शरद पवार ऐसे हैं, उनकी विचारधारा से किसी का मेल खाए या न खाए, उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, इनडायरेक्ट कहें राजनीतिक दुश्मनी हो सकती है, लेकिन निजी रिश्ते उनके सबसे बहुत अच्छे हैं। हर पार्टी में, हर दल में, हर क्षेत्र में, हर राज्य में उनके संबंध हैं। शरद पवार जी की दोस्ती शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे से बड़ी ही घनिष्ठ दोस्ती थी, बहुत ही उत्तम क्वालिटी की दोस्ती थी। जब बाला साहब ठाकरे सशरीर थे, जब तक बाला साहब ठाकरे सक्रिय थे राजनीति में, उनकी हाथ पर पूरा देश हिलता था, पूरा देश उनको मानता था। उनके जाने के बाद और ये जो स्थिति बनी, वो उसमें केवल एक ही नेता ऐसा है जिसको देश किसी न किसी रूप में जानता है, पहचानता है, और कुछ लोग पूरे देश में उनको मानते हैं, वो है शरद पवार। देखिए, शरद पवार जी एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं कि जो जिस तरह की भी गाड़ी हो, जिस तरह की परिस्थिति हो, उसमें वो मार्ग निकाल लेते हैं, गाड़ी को चला लेते हैं। इस समय जो तिपहिया सरकार चल रही महाराष्ट्र की, ये इस सरकार को गठन करना, इस सरकार को बनाना और इस सरकार को चलाना, भले ही ड्राइविंग सीट पर शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे बैठे हों, लेकिन सारा चलाने और संयमित रूप से अब तक चल रहे इस वाहन को चलाने का श्रेय शरद पवार को जाता है। शरद पवार ही ने इस महागठबंधन शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का उन्होंने ही तैयार किया था। और वो कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि उनका शिवसेना से कभी सरकार में सत्ता का पार्टनर बनना पड़ेगा, ऐसी कभी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वो अपने पार्टी के, अपने संगठन के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर स्वयं स्वीकार किए हैं, स्वीकार कर चुके हैं। आज जो फिर से राजनीतिक उठापटक, जिसे राजनीतिक भूचाल भी कहा जा रहा है, आज जो आया है वो ये है कि शरद पवार जैसे चतुर राजनीतिज्ञ, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उनकी मुलाकात एक चुनावी राजनीतिज्ञ से, चुनावी रणनीतिकार से होती है। इस पर चर्चा का माहौल और गर्म हो गया। वो चुनावी रणनीतिकार, राजनीतिक कोई और नहीं, पीके प्रशांत किशोर हैं, जिन्होंने अभी पश्चिम बंगाल में जो लगभग असंभव सी परिस्थिति बनी थी, ममता के हारने की परिस्थिति दिख रही थी, उसको परिस्थिति को पलट दिया। ममता की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बन गई। बताते हैं कि सारा श्रेय इसी रणनीतिकार, इसी चुनावी रणनीतिकार का, पीके का है। इस बात को तृणमूल के नेता भी मान रहे हैं। तो ये पहले भी राष्ट्रवादी कांग्रेस से, शिवसेना से और अन्य दलों से संपर्क में थे। विधानसभा चुनाव से पहले उनका संपर्क शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे से बहुत अच्छा था। कहते हैं कि चुनाव से पहले उन्हें नेता बनाने और नेता बनाने जैसा माहौल तैयार करने का पूरा श्रेय पीके को जाता है। पीके का संगठन चुनाव में भी भले ही शिवसेना के साथ खुल के न रहा हो, लेकिन आदित्य ठाकरे को प्रमोट करने के लिए वो संगठन काम करता रहा। आदित्य ठाकरे को सब समर्थन देने के लिए आईपैक, इनका जो पीके का आईपैक है, वो पूरा काम किया। ये चर्चा का विषय तब बना था। और बताते हैं कि उनका संबंध शिवसेना के कई नेताओं से अनबन हो गया, संबंध ठीक से नहीं स्थापित हो पाया। इससे वह खुल के चुनाव में शिवसेना का समर्थन या शिवसेना के लिए रणनीति नहीं बना सके, या उनकी रणनीति पर शिवसेना चलने को तैयार नहीं थी। ये तो हो गई पुरानी बात।
अभी शरद पवार जी उस समय भी शरद पवार जी कहते थे चुनाव से पहले, जब उनकी बेटी सुप्रिया सुले पीके के पक्ष में थी और पीके को लेकर के शरद पवार से चर्चा कर रही थी, बताते हैं शरद पवार जी ने तब इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि महाराष्ट्र है, यहाँ पारंपरिक पद्धति से ही चुनाव प्रचार होगा तो ही सफलता मिलेगी, क्योंकि जिस तरह के शरद पवार नेता हैं उन्हें मार्गदर्शक, उन्हें रणनीतिकार की आवश्यकता नहीं, वो खुद रणनीतिकार हैं, वो दूसरों को रणनीति बनाते हैं, उन्हें रणनीतिकार की जरूरत नहीं है, और उस समय इनकार कर दिया गया था। वैसे सुप्रिया सुले पीके के संपर्क में लगातार रही है। आज जो मुलाकात हुई है वो सुप्रिया सुले के ही देख रेख कहिए, सुप्रिया सुले के ही कहने पर मुलाकात हुई है। शरद पवार के निजी आवास ओक भवन में, ओक बिल्डिंग में पीके आते हैं और शरद पवार के पोते रोहित पवार, विधायक पोते रोहित पवार, सुप्रिया सुले, यही 4 जन उस बैठक में थे। करीब 3.5 घंटा बैठक चली। इस बैठक को लेकर जिस तरह का राजनीतिक माहौल बना है उससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं राज्य की राजनीति में, और अपरोक्ष रूप से कहें तो देश की राजनीति में इस पर चर्चाएं शुरू हैं, बाजार गर्म है। कुछ लोग तो यहाँ तक कयास लगाने लगे हैं कि हो सकता है अगले 6-8 महीने में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हो जाए, क्योंकि शरद पवार को किसी पीके के लिए, सरकार चलाने के लिए पीके की जरूरत नहीं है। वो खुद महारत हासिल किए हुए हैं। सरकार कैसे, जब सरकार बना सकते हैं, सरकार चला रहे हैं, तो सरकार के भविष्य का फैसला भी खुद ले सकते हैं। गिराना है, नहीं गिराना है, चलाना है, ये शरद पवार माहिर है इसमें। पीके आए तो क्यों आए, इसका मतलब 2 लगाया जा रहा है। एक तो ये कि पीके तक आसन्न चुनाव, निकट दिख रहे चुनाव, जो कि अभी किसी और को नहीं दिख रहा है, केवल राजनीतिक लोगों को दिख रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्हें लग रहा है कि जिस तरह का महाराष्ट्र का माहौल बन रहा है, जरूर 6-8 महीने में चुनाव आ सकता है। जिस तरह के राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना के बीच अनबन की स्थिति दिख रही है, और शिवसेना भाजपा के करीब, जो कल तक पी कर भाजपा कोस रहे थे, ऐसे शिवसेना नेता भी भाजपा के प्रशंसा के पुल बांधने लगे हैं। और उद्धव ठाकरे जी का भेंट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है, उसके बाद का माहौल ऐसा बदला है कि राष्ट्रवादी के नेता शिवसेना को सशंकित निगाह से देखने लगे हैं। यहाँ तक कि कहते हैं कि शरद पवार भी पूर्णतः अब विश्वास करने के पक्ष में नहीं। ये तो विधानसभा चुनाव की बात थोड़ी लंबी हो गई, सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, अभी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। पीके आए हैं, पीके चुनावी रणनीतिकार हैं। उस बैठक में, इतनी महत्वपूर्ण बैठक, अगर चुनावी रणनीति का मामला था तो अजीत पवार का न बुलाया जाना, अजीत पवार की अनुपस्थिति एक अलग तरह की चर्चा की शुरुआत कर दी है। अजीत पवार के बिना राष्ट्रवादी में पत्ता नहीं हिलता था, ये मान्यता थी, ये धारणा थी। वैसे आज भी कार्यकर्ता पदाधिकारी अजीत पवार को उसी निगाह से देखते हैं। अब जब से अजीत पवार भाजपा के करीब जाकर के, देवेंद्र फडणवीस करीब जाकर के अर्ली इन द मॉर्निंग उप मुख्यमंत्री शपथ लिए हैं, तब से थोड़ा सा एक वर्ग एनसीपी का उनसे कटा कटा रह रहा है। फिर भी शरद पवार उनको एकदम से साइडलाइन नहीं कर पाए। तो इस बैठक में नहीं थे, जिसको लेकर अलग अलग ढंग के कयास लगाए जा रहे हैं। अब एक बात और, क्या शरद पवार सचमुच अजीत पवार को कन्नी काट रहे हैं, अजीत पवार से बच रहे हैं, अजीत पवार को अपनी योजनाओं में शामिल नहीं कर रहे हैं, या फिर संयोग है? इस पर भी सोचना चाहिए। अजीत पवार अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री को, अजीत पवार कार्यालय ने, उप मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा कि जो फैसले लिए जा रहे हैं सरकार के, उनकी उन्हें अग्रिम सूचना नहीं दी जा रही है, उन्हें उनके आदेश, अध्यादेश उन तक नहीं आ रहे हैं, उन्हें विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। ये पत्र गया है उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का कार्यालय बहुत दूर दूर नहीं है, टेलीफोन पर बात कर सकते थे, लेकिन पत्र गया। उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी उन्हें स्पष्टीकरण दिया कि अब आगे से सब आपको मिलते रहे। एक वारदात वो, दूसरी वारदात आज की बैठक में उनको हिस्सा न बनाया जाना। बैठक में रोहित पवार भी अजीत पवार के भतीजे हैं। रोहित पवार शरद पवार के पोते हैं, उनके दूसरे भाई के पोते हैं, मैंने संयुक्त परिवार है, तो उनको शामिल किया जाना। और पिछले चुनाव में भी शरद पवार जी अपने साथ रोहित पवार को लेके ज़्यादा टहल रहे थे, ज़्यादा घूम रहे थे। बताते हैं कि रोहित पवार इस समय शरद पवार जी के बहुत करीबी हैं।
सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाए जाने की योजना पर जो चर्चाएं शुरू हैं, एक तो वो बात, दूसरा रोहित पवार को प्रमोट करना, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस 22वें स्थापना दिवस में युवा नेतृत्व की बात शरद पवार ने खुद की थी। तो युवा नेतृत्व अजित पवार या रोहित पवार? रोहित पवार में वाक्पटुता भी है, क्षमता भी है, और वो एक तरह से नेतृत्व करना जानते हैं अपने स्तर पर, जिस स्तर पर हैं। इसको लेकर के क्या युवा नेतृत्व का मतलब रोहित पवार से लगाया जाए? क्या जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले आदित्य ठाकरे को लॉन्च करने के लिए पीके ने रणनीति बनाई थी, क्या ऐसी रणनीति बनाने के लिए बैठक हुई? या 2024 लोकसभा चुनाव में किस तरह से विपक्षियों को मिलाकर मोदी के खिलाफ एक सशक्त नेता तैयार करना, एक सशक्त गठबंधन तैयार करना और उसका नेतृत्व शरद पवार के हाथ में आए, ऐसी कोई रणनीति चल रही है? चर्चा इस पर भी जोरों से है। वो भी हो सकता है कि ये 2024 की योजना हो, या सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र में स्थापित करने की रणनीति पर काम चल रहा हो, या हो सकता है 2.5 साल जो फार्मूला कहा जा रहा है उस पर कोई रणनीति बनाना हो। लेकिन पीके को उसके लिए शरद पवार जी बुलाएंगे ऐसा मुझे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि शरद पवार इसके माहिर हैं, चतुर खिलाड़ी हैं। हाँ, 2024 की रणनीति को लेकर के बुला सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी उम्र बढ़ी है, वो उनका स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है जितना इस लोकसभा चुनाव या विपक्ष के संयुक्त विपक्ष के नेता बनने के लिए चाहिए, उतने स्वस्थ वो नहीं बताए जा रहे हैं। अभी हाल ही में उनका 2 दिन ऑपरेशन हुआ है, ये बात हम सब जान रहे हैं। तो लेकिन जो भी है, कुछ तो ऐसा चल रहा है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो अनअपेक्षित है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस की बैठक में जिस तरह से शिवसेना पर विश्वास जताने की कोशिश शरद पवार ने किया, जिस तरह से स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की मर्दानगी का बखान किया, और जिस तरह से उन्होंने इंदिरा गांधी के करीब बता करके इंदिरा गांधी को वचन दिए थे तो उनके खिलाफ चुनाव लड़, ये सब बता करके जिस तरह का माहौल तैयार किया शरद पवार ने, उसका 2 अर्थ लगता है। एक तो ये कि उद्धव ठाकरे को ये बता रहे हैं, उद्धव जी आपके पिताजी इस तरह से रीढ़ वाले व्यक्ति थे, वो कभी गद्दारी नहीं कर सकते, जबान दिए वचन दिए तो धोखा नहीं देते। अब वचन कौन सा, ये भी सोचने वाली बात है। वचन 2.5 साल वाला मुख्यमंत्री पद का वचन है या 5 साल सरकार चलाने का है, क्या है, ये अभी कोई स्पष्ट नहीं कर रहा, कोई मुंह नहीं खोल रहा है। अब जिस तरह से उद्धव ठाकरे और मोदी जी की मुलाकात होती है, गुप्त आधा घंटा 40 मिनट की बंद कमरे मुलाकात होती है, इसके बाद शिवसेना के मुखपत्र में सामना में मोदी जी की स्तुति शुरू होती है। शिवसेना के फायर ब्रांड नेता प्रवक्ता संजय राउत मोदी जी की स्तुति करने लगते हैं। ये सब अनअपेक्षित नहीं है, ये सब हो रहा है, मतलब कुछ तो खिचड़ी पक रही है। कल तक बात बात में मोदी को सलाह देने वाले, मोदी पर कटाक्ष करने वाले आज उनकी बड़ाई कर रहे हैं, मतलब कुछ तो पर्दे पे चल रहा है। इस बात को शरद पवार भांप नहीं गए होंगे ऐसा नहीं लगता। शरद पवार चतुर खिलाड़ी हैं, भांप गए होंगे तो वो भी कार्ड तैयार कर रहे होंगे। 2 चीज़ हो सकता है, शरद पवार अपना समर्थन वापस ले सकते हैं, या शरद पवार कहने पर कोई गुट अलग होकर के भाजपा के साथ जा सकता है, या शरद पवार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा माहौल बनाएं कि चुनाव आ जाए विधानसभा का, अपने अपने बल पर लोग चुन के आएँ, सरकार जो भी जिनको बहुमत मिले सरकार बने। फिलहाल ये स्थिति स्पष्ट नहीं है, ये भी कयास है। शरद पवार की सुपुत्री सुप्रिया सुले पीके की मीटिंग के बाद कहती हैं एक गैर राजनीतिक मुलाकात थी, इसमें कोई राजनीतिक अर्थ न लगाया जाए। हाँ, एक बात जरूर है, ओक बिल्डिंग से सुप्रिया सुले पीके एक गाड़ी में निकलते हैं, शरद पवार और उनका पोता रोहित पवार एक गाड़ी में जाता है। इसका भी राजनीतिक हल्के में इस पर भी चर्चा शुरू है। देखिए क्या होगा समय बताएगा, लेकिन इस समय का जो माहौल है, जिस तरह शिवसेना भाजपा करीब जा रही है, दिख रहा है जो, या शिवसेना चाहे शरद पवार को इंगित करना चाह रही हो कि आप ही नहीं करीब हो, हम भी करीब हैं, तो जो है शहमात का खेल चल रहा है। क्या परिणाम होगा समय बताएगा, लेकिन शरद पवार चतुर खिलाड़ी हैं, एक चतुर विद्वान राजनीतिज्ञ हैं, वो जो भी चाल चलते हैं उसी काट किसी के पास नहीं होती। फिलहाल मित्रों इस मुद्दे पर इतना ही। देखिए समय क्या करता है, शरद पवार जी की चाल कितनी सफल होती है, समय बताएगा। नमस्कार। अगर आपको चैनल हमारा पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।